देखिए, मैं करण सिंह और आपको आज बताऊंगा रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक सरल समीकरण लेके चलते हैं। हमने यहाँ लिखा Zn प्लस H2SO4। इस सरल के शुरुआत करते हैं। जो हमने लिखा है, देखिए ये Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा। तो इसमें हमने लिखा ये ZnSO4 प्लस H2 ये बनता है। ZnSO4 प्लस H2 बनता है। तो हमने कहा ये हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये RHS है, राइट हैंड साइड है। इसको देखते हैं Zn की संख्या कितनी, यहाँ पर 1 है। यहाँ भी Zn का संख्या 1 है। Zn परमाणु है जिनके 1 परमाणु। फिर इसके बाद हम देखते हैं H2 देखते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, यहाँ 2 है, इधर 2 है। ये समान है, जिंक के समान है, हाइड्रोजन के समान है, और ये SO4 के समान है। अर्थात ये दोनों पद बराबर है। ये हमारा समीकरण संतुलित है। अब इसी तरह हम अगला समीकरण लेते हैं कि देखते हैं कि ये समीकरण तो संतुलित है। आगे देखते हैं क्या और समीकरण इस तरह संतुलित होंगे। अगला हम देखते हैं इसमें कि Fe प्लस H2 से हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या, यहाँ देखिए लिखा यहाँ पर Fe प्लस H2O ये लिखा हमने, और क्या बनेगा, ठीक है। तो Fe प्लस H2 लिखा हमने, दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। तो ये लिखा Fe प्लस H2, और हमने ये बनाया इसको कि Fe2O3 प्लस H2 बनेगा। जब आयरन है, लोहे को हम जो है लोहे के चूर्ण को भाप के साथ गर्म करते हैं, तो इसमें Fe प्लस H2 गिव्स आउट Fe2O3, ये Fe2O3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस ये बनती है। अब इसको हम देखेंगे, संतुलित करेंगे, ये सही है कि गलत है, कैसा समीकरण है। तो इसको देखने के लिए हमने कहा सबसे पहले हम देखते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे देखते हैं कि हमने देखा ये Fe कितना है, Fe 1 है, यहाँ Fe 2 है, ठीक है ना। यहाँ Fe दिखाई दे रहा है 1 है, 1 Fe लिखा हुआ है, यहाँ Fe 2 लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर Fe 2 करना है। तो इसके बाद जैसे हमने कहा अगला जो इक्वेशन आएगा हमारा, हमने यहाँ पर लिखते हैं, देखिए Fe ये यहाँ पर इस तरह से Fe लिखा और प्लस H2O, और ये लिख दिया हमने, और इसको हमने आगे लिखते हैं इस तरह से Fe2O3, ऐसे Fe2O3, और ये प्लस H2O हमने लिखा। और यहाँ पर ये हमने कहा यहाँ पर Fe1 लिखा है, 2 लिखा है, तो यहाँ 2Fe मैंने कर दिया। और ये हमने कहा हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है, पहला समीकरण है। हमने पहला स्टेप, समीकरण का पहला स्टेप है, हमने 2Fe लिखा प्लस H2 लिखा प्लस Fe2O3 प्लस H2। अब फिर देखते हैं, हमने कहा Fe2 है यहाँ पर, यहाँ Fe2 हमने कर दिया, Fe2 लिखा, यहाँ Fe2 लिखा। फिर हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन H2, यहाँ भी H2 है, हाइड्रोजन जो है बराबर है। लेकिन आप O देखते हैं, यहाँ पर O लिखा है 1, यहाँ 3 लिखा है। तो हमें क्या करना, हमने कहा यहाँ भी 3 कर दो, ठीक है ना, यहाँ भी 3 कर दो। तो हमने कर दिया, चलो यहाँ 3 कर दो। अब यहाँ अगला पॉइंट लिखेंगे 2Fe प्लस थ्राइस यहाँ है, यहाँ में 3 करना है, क्योंकि 3 को यहाँ वो 3 है, हमें 3 आगे कर सकते हैं, यहाँ नहीं लिख सकते। हमने लिख दिया 3H2, और ये आगे गिव्स आउट, हमने लिखा यहाँ पर Fe2O3 प्लस H2। अब हमने कहा ये हमें हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन तो 3 कर दिया है, यहाँ थ्राइस H2 लिखा है, या वो 3 लिखा है। लेकिन अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 3 2 6 है, हाइड्रोजन के यहाँ 2 है, तो हम थ्राइस H2 यहाँ लिखा है, ठीक है। हम इसको थ्राइस H2 और संतुलित है। लेकिन फिर आगे देखते हैं संतुलित है कि नहीं है, फिर हमें देखना है इसे
ये क्या दिख रहा है, ये 3 2 जा 6, 6H हो गया, 6H हो गया, O3 है, 3 हो गया, और Fe2 है। तो अब देखते हैं, तो लग रहा है ये पूरा जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है, Fe2 और हाइड्रोजन 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन 3 जोड़ा है, ये ऑक्सीजन 3 है। तो ये हमने कहा ये हमारा सेकंड समीकरण है, और ये हमारा क्या है, सही समीकरण संतुलित करने की विधि हम दोनों ओर देखते हैं कि समीकरण जो संतुलित करेंगे वो है इनमें जो ये कहा ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड है, ये RHS है राइट हैंड साइड है, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। तो दोनों पक्ष बराबर है तो हम कहेंगे कि हमारा ये सही है। सही करने का आपने कहा ये तरीका है, सही कैसे हो सकता है, तो हमने इसको आपको कर दिखाया, ये हमने कर दिया, समीकरण संतुलित है। अगर हम देखते हैं इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक दूसरा है, जैसे ये हमने लिखा अभी, इसको हम लिटा के द्वारा करते हैं, ये दूसरा अगर हमने कहा ये इसमें अगर हम लोहे का वो बनाते हैं यहाँ पर ये, ठीक है ना, ये देखेंगे यहाँ पर फिर से देखते हैं इसे, और हमने कहा देखो ये यहाँ पर ये Fe3O4 बनता है, क्या बनेगा, Fe3O4 बनाते हैं, तब क्या होगा, हम कैसे संतुलित करेंगे, ये तो हमने Fe2O3 करके किया था, अब यहाँ पर हम Fe3O4 कर दें, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ अब देखो हमारे पास समीकरण है, अब कैसे बैलेंस करेंगे, हमने कहा देखो Fe3O4 ये लिखा Fe3O4, इसको संतुलित करना है। अब देखिए यहाँ Fe लिखा हुआ, यहाँ Fe3 लिखा हुआ, और यहाँ H2 लिखा है, या O लिखा है, या O4 लिखा है, या H2 लिखा है, संतुलित नहीं है। अब हम संतुलित कैसे करें, तो संतुलित करने के लिए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं कि लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड बनता है, आयरन ऑक्साइड बनेगा इसमें, और देखें यहाँ 3 है, हम यहाँ पर 3 करें, तो हमने कहा चलो ये हमने लिखा Fe, ये थ्राइस Fe कर दो, प्लस H2O ये हमने लिख दिया, और एरो, और इस तरह से ये Fe3O4 लिख दिया हमने, 3O4 और प्लस H2 ये लिख दिया। समीकरण 1 है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको देखते हैं फिर से, हमें देखते हैं क्या ये बराबर है, तो Fe3 है यहाँ पर Fe3 है, बराबर हो गया, समान है। फिर O यहाँ पर सिंगल O है, यहाँ O4 लिखा हुआ है, यहाँ H2 ये O समान नहीं है। अब मैं O समान कर रहा हूँ, तो हम यहाँ 4 है, तो यहाँ हम 4 का यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जोड़ कैसे लिखते हैं 3Fe और प्लस हम यहाँ ये 4O लिखा है, यहाँ पर 4O लिखा है, यहाँ भी 4O करना है, तो यहाँ 4H2O लिख दिया, 4H2 समझ में आ रहा है ना, 4H2 लिखा ऐसे करके, और यहाँ पर हमने लिख दिया Fe3O4 ऐसे लिखा प्लस H2। अब देखें ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, और इसको ने देखा Fe3 बराबर है, समान है, और यहाँ Fe3 समान है। अब यहाँ O4 ये लिखा है, यहाँ 4O लिखा है, ये बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो बराबर नहीं है, हाइड्रोजन 4H2 लिखा है, यहाँ H2 लिखा है। अब एक और बात चलेंगे, हमने लिखा है यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर जो 4H2 है यहाँ 4 करना है, ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पर 3Fe, इस तरह से 3Fe प्लस 4H2 ये लिखा हमने 4H2, और गिव्स आउट ये Fe3O4 ये हमने लिखा Fe3O4 और प्लस 4H2 ये हमने लिख दिया 4H2, ठीक है, इक्वेशन थर्ड ये हमारा आगे समीकरण। अब इसको बैलेंस करें, देखेंगे कि Fe3 है या Fe3 है और 4H2 4 2 या 8H2 हो गया, यहाँ भी 4H2 ये तो H हो गया, हाइड्रोजन 4। अब ये हमारा समीकरण कैसे हो गया, संतुलित हो गया। क्या ये NHS बराबर है इस RHS के, समझ में आया होगा। अब इसमें आता है कि समीकरण से हमें कौन कौन सी सूचनाएं मिलती है, तो अब उसको देखेंगे, ये आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखेंगे कौन कौन सी सूचनाएं मिलती हैं, आप बताएंगे। ये हमने कहा रासायनिक समीकरण से हमें कौन सी सूचनाएं मिलती है वो आपको बताएंगे, और जल्दी जल्दी देखते चलिए आप।
आपकी समझ में आता जाएगा। देखिए अभी देखो मैंने स्टार्ट किया, समीकरण से प्राप्त सूचना। प्राप्त सूचना क्या होती है, क्या सूचना मिलती है वो हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर प्राप्त सूचना, तो जैसे हमने समीकरण लिखा, आपको बताओ थोड़ी देर के लिए समीकरण लिखा हम लिखते हैं, कोई एक समीकरण ले लेते हैं और तो जैसे Na प्लस H2O हमने लिखा है, क्या लिखा Na प्लस H2O, Na प्लस H2O, ये लिख दिया समीकरण हमने। और ये लिखा गिव्स आउट, ये लिखा हमने, क्या बनेगा NaOH, NaOH और प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस होती है, ये दिखाई दे रहा है। ये हमने कहा देखो ये है, यहाँ पर हमने ये यहाँ पर लिखा है Na प्लस H2O और गिव्स आउट NaOH प्लस H2। अब इससे सूचना क्या मिलती है, तो हमें क्या सूचना मिलती है, हमने कहा देखो सोडियम, यह सोडियम धातु है, एक मीटर है, सोडियम का एक मीटर है, तो हमने कहा सोडियम है मीटर है, तो मीटर कैसे होती है, ये यहाँ पर देखो लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहरा था, ये मैंने कहा सोडियम। और सोडियम कैसे होती है, सॉलिड होती है, ठोस धातु होती है, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट में एस लिख दिया, माने सोडियम सॉलिड होती है। अब हमने कहा H2O, पानी, पानी क्या है, ये देखिए पानी होता है लिक्विड, तो इसको हम L से दर्शाएंगे, पानी लिक्विड होता है, ये लिख दिया, ये लिक्विड है, पानी है और ये लिक्विड है, ठीक है ना, लिक्विड होता है। फिर हमने कहा NaOH, और ये NaOH कैसा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इससे दिखाई देगा NaOH, ये क्या है, ये क्षार है और L है प्लस H2 हाइड्रोजन, ये हमने कहा इसको हम ऐसे ऊपर की ओर देते हैं, यहाँ ब्रैकेट की ओर देंगे गैस, और ये ऊपर की ओर है। तो हमने कहा देखिए ये हमें सूचना क्या मिलती है, हमने कहा देखो ये समीकरण से सूचना मिलती है कि ये जो एरो बना हुआ है, एरो से लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है, अभिकारक है, इनको अभिकारक कहते हैं, ये अभिकारक है, अभिकारक। और इधर हम देखते हैं ये क्या है, उत्पाद, ये उनको उत्पाद कहते हैं, कोई भी समीकरण है, इक्वेशन है। और इसमें ये बताया सोडियम, सोडियम कैसा है Na, हमने कहा ये सोडियम है सॉलिड, धातु सॉलिड होती है, ये हमने कहा H2O लिक्विड, पानी लिक्विड या द्रव होता है। फिर NaOH, ये जब इनकी रिएक्शन हुई है NaOH ये क्षार बनता है और ये लिक्विड होता है, कैसा लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में। और हाइड्रोजन ये हमने ऊपर बना दिया है, हमने कहा ये गैस है और जी मिल गया। तो इससे हमें क्या समीकरण से क्या सूचना मिली कि देखो ये सोडियम सॉलिड है, पानी है लिक्विड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड है, ये गैस है हाइड्रोजन। तो ये हमें सूचना इससे प्राप्त हो जाती है। अच्छा, और अब जैसे एक और समीकरण मिलते हैं कि जैसे ये कहा हाइड्रोजन और पानी जब मिलते हैं तो ये देखिए, ये मैंने कहा H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलेंगे तो पानी बनता है, लिक्विड पानी द्रव बनता है H2O बनता है, हमने लिख दिया। अब ये H2O बनता है और इसमें इसको हाइड्रोजन, ये भी ये गैस है H2, ये गैस, ऑक्सीजन गैस, ये गैस है, और H2O ये लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। और प्लस एक इससे ऊष्मा 572 किलो जूल, 572 ये किलो जूल, ये ऊर्जा में एनर्जी निकलती है इससे। तो ये हमने कहा ये ऊष्माक्षेपी क्रिया है, जो जिन क्रियाओं से ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जो ऊष्मा लेती है उन्हें ऊष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। तो जैसे ये आपको बताऊं, ये क्रिया कैसी है, हमने कहा इसमें 572 किलो जूल ऊष्मा निकल रही है, ये हीट है, ऊर्जा है, ऊष्मा किलो जूल में ये निकल रही है। तो हमने कहा ये क्रिया है ऊष्माक्षेपी, इसको हमने कहा ये ऊष्माक्षेपी क्रिया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर हमने कहा एक ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा शोषी जो क्रिया को पूरा करने के लिए क्या है, ऊष्मा लेती है
उन्हें ऊष्माशोषी कहते हैं। अब ऊष्माशोषी क्रियाएं जैसे हमने कहा ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो बनेगा ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलाएंगे तो इसमें NO बनता है। क्या है? लिया N2 प्लस O2। ये देखिए N2 प्लस ये भी गैस है, N2 ये गैस और ये प्लस O2 ये गैस, ये भी गैस है और ये होता है N2 प्लस O2 क्या बनेगा? NO 2NO बनेगा। 2NO जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा और 2NO का नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। तो हमने कहा इसमें 2NO माइनस 180 ये गैस है ये और ये माइनस 180 ये किलो कैलोरी है। तो ये इतने किलो कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है ना? इतने किलो कैलोरी या इतने किलो जूल ऊर्जा लेती है, इसको हम किलो जूल में कहते हैं। ये किलो जूल है, इतनी ऊष्मा ली जाती है इस क्रिया को होने में। तो हमने कहा ऐसी क्रियाएं जो ऊष्मा देती हैं, ठीक है, उन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं और जो क्रिया ऊष्मा लेती है मान क्रिया संपन्न होती है तो ऊष्मा ग्रहण करती है, ऊष्मा लेती है, तब वो क्रियाएं होती हैं तो उन्हें हम ऊष्मा शोषी कहते हैं। और ये जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे 2NO गैस बनेगी और ये 180 किलो कैलोरी किलो जूल 180 किलो जूल ऊष्मा ली जाती है। चलिए हमने आपको इतना बताया। अब आता इस क्रिया का दोष क्या है, ठीक है ना? इस क्रिया का ये क्रियाएं होती हैं, इनकी कोई कमियां भी होती हैं, तो हमने कहा इनकी कमियां क्या हैं वो देखते हैं, ठीक है ना? ये अभी देखते हैं इसमें। यह रासायनिक समीकरण है, इसके दोष क्या होते हैं वो भी दिखाएंगे हम आपको, ठीक? तो अगला है रासायनिक समीकरण की सीमाएं है, रासायनिक समीकरण के दोष हैं। तो ये आगे हम देखेंगे। तो इसमें क्या है रासायनिक समीकरण के दोष, तो जैसे हमने अभी रिएक्शन लिखी, ठीक है ना? तो अब दोष, रासायनिक समीकरण के दोष या हम कहते हैं सीमाएं क्या होती हैं, इसको देखें। जैसे हमने लिखा थोड़ी देर के लिए एक रिएक्शन लिखते हैं और ये रिएक्शन जैसे हमने लिखा N2 ये लिखा N2 प्लस थ्राइस मतलब N2 प्लस H2 ये लिखा और यहाँ पर लिख दिया ये NH3 अमोनिया बनती है। ये अमोनिया बनती है और यहाँ पर संतुलित कर लेंगे, यहाँ H2 है तो यहाँ 2NH3 हो जाएगा और यहाँ थ्राइस H2 हो जाएगा। अब इस समीकरण को हमें देखने से क्या लगता है, ये समीकरण हमें देखने से क्या पता चलता है? जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या है? गैस है ना? ये अभी हमने बताया था, हमने सवाल किया था नाइट्रोजन गैस है तो गैस लिख देते हैं, हाइड्रोजन गैस है तो गैस लिख देते हैं, ये अमोनिया गैस है तो गैस लिख देते हैं। फिर हम कहते हैं कि इससे ये क्रिया होती है, कब होती है, कितने ताप पर होती है, हमें इसकी जानकारी नहीं, माने कितने टेम्परेचर पर होती है, माने नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला दें अमोनिया बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? नाइट्रोजन और जो अमोनिया हाइड्रोजन है ये मिलेंगे तो ये इस क्रिया को पूरा होने के लिए क्या है कि ये क्रिया कब होगी? तो देखा लगभग 500 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब पर। ये हमने कहा 500 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब, माने वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब इस पर क्रिया नहीं होगी। एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो इस पर ये क्रिया होती है वायुमंडलीय दाब पर। तो और उत्प्रेरक चाहिए Fe, ये उत्प्रेरक है। तो ये चीजों का वर्णन नहीं है इसमें, ये पता नहीं चलता। मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे तो अमोनिया बनेगी, अमोनिया कब बनेगी, ठीक है ना? तो हमने कहा कितना टेम्परेचर चाहिए? 500 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 200 वायुमंडलीय दाब चाहिए और Fe उत्प्रेरक जो आयरन है, लोहा है, वह उत्प्रेरक चाहिए और उतना उत्प्रेरक जब ये मिलेगा, ये कंडीशन पूरी होगी तब अमोनिया बनेगी। तो हमने कहा इस ये रासायनिक समीकरण का दोष है, इसकी सीमाएं हैं जो हमें नहीं मालूम पड़ता केवल समीकरण लिखने से कि ये क्रिया की शर्तें क्या है। दूसरा है
इस समीकरण में पदार्थों की सांद्रता का पता नहीं चलता कि कितनी सांद्रता में गैसों को मिलाया जाए, किस तो सांद्रता का पता नहीं चलता है, तापमान का पता नहीं चलता है, उत्प्रेरक का, दाब का पता नहीं चलता है, तो ये इसकी ठोस है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये बताया कि ये तो हमने लिखा अभी कि ये चीजें चाहिए, और ये समीकरण लिखने से हमें ये पता नहीं चलता कि ये क्या है, ये हमने बता दिया कि समीकरण लिखा है, और इससे पता नहीं चलता कि ये कितने ताप पर होगी, कितने ताप पर होगी, और कौन से उत्प्रेरक की प्रेजेंस होगी, माने कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाएगा, ये पता नहीं चलता। ये इस रासायनिक समीकरण के दोष हैं। और इसमें सांद्रता पता नहीं चलता, कितनी नाइट्रोजन मिलाएंगे, कितनी हाइड्रोजन मिलाएंगे, इसका भी पता नहीं चलता। तो ये हमने कहा ये इसके दोष हैं। ठीक, अब आगे आता है रासायनिक समीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण के प्रकार। अब प्रकार है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है नंबर 1 आता है ये संयोजन या योगात्मक। सबसे पहले है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक जैसे हमने लिखा है योगात्मक अभिक्रिया, ये योगात्मक अभिक्रिया है, तो इसको हम लिखते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ये पहला पॉइंट हमने लिखा योगात्मक अभिक्रिया पहला है इसके प्रकार में। तो योगात्मक अभिक्रिया कौन सी होती है, माने जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। व्यावसायिक क्रिया से समझेंगे, जैसे हमने लिखा C+O2, क्रिया गिव्स आउट CO2। ये क्या है, हमने कहा देखो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और दो पदार्थ हैं कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो जब दो पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ बनते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए एग्जाम्पल हमने देखो लिखा H2 + Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और ये मिलकर के क्या बनाएंगे, HCl 2HCl बना देंगे, 2HCl। मैंने कहा ये कौन सी क्रिया है, ये योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर के HCl बनाएंगे, ये योगात्मक अभिक्रिया है। फिर ऐसे ही हमने कहा जैसे ये और भी रिएक्शन है, जैसे H2 + Cl2 ये मैंने दिया, और हम लिखते हैं जैसे Fe, ये लिखा +S, और ये दो पदार्थ हैं, ये आयरन है, ये सल्फर है, और ये मिलकर के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे FeS, ये बन गया आयरन सल्फाइड। इसको क्या बनाएंगे, आयरन सल्फाइड है, ये आयरन सल्फाइड बन गया। और ये हमने कहा ये क्रिया है, ये योगात्मक अभिक्रिया है। कौन सी है, योगात्मक अभिक्रिया। ऐसे हमने कहा देखिए CO लिख दिया, CO + Cl2, तो अब आगे क्या बनेगा, हमने कहा देखो COCl2 कार्बन क्लोराइड बन गया। तो ये जब दो पदार्थ हैं या हमने कहा दो तत्व हैं मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उन्हें हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे ये देखते हैं जैसे ये और देखें H2 + O2, ये हमने लिखा, और ये हो जाएगा H2O, पानी बन गया जल, और संतुलित कर लेंगे। यहाँ पर ये 2H2O लिखा हमने, ये और 2H2, इस तरह से ये इस तरह हमने लिखा योगात्मक क्रिया है। इस समझ में आ गया होगा। देखिए ये रासायनिक जो क्रियाएं हैं, रासायनिक समीकरण है, या उनको रासायनिक समीकरण या रासायनिक क्रियाओं के प्रकार बता रहे थे। तो इसमें ये बताया रासायनिक क्रियाओं के प्रकार में। ठीक है, तो ये समीकरण लिखा था। तो रासायनिक क्रियाएं कौन से प्रकार की होती है, तो रासायनिक क्रियाओं के प्रकार ये लिखा रासायनिक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। ये प्रकार, तो हमने अभी आपको बताया रासायनिक क्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमने देखा कि सबसे पहले संयोजन या इसको हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है ना, ये हमने कहा पहला है नंबर 1, जैसे योगात्मक। ठीक है, योगात्मक या संयोजन, इसको हम संयोजन भी कह सकते हैं,
संयोजन या योगात्मक क्रिया है, संयोजन, ठीक है ना। तो ये योगात्मक क्रिया है, इसमें पहले बताया अभी, जैसे C+O2 अभी बता रहे थे आपको, बन गया CO2 बन गया। तो ये कौन सी क्रिया है? ये योगात्मक क्रिया है। अब दूसरी क्रिया कौन सी है? नंबर 2। अब दूसरी है वियोजन अभिक्रिया है, इनको हम वियोजन कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कौन सी है? अभी देखेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या हम इनको ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, यह क्रिया ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। तो इसके लिए हमने देखा, जैसे थोड़ी देर के लिए हम अभी लिखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट में लिखा CaCO3, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या बनेगा? ये बनेगा CaO प्लस CO2, ये बनेगा। तो हमने कहा CaO ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड ये बन गया, और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो अब अभी तक पहले हमने कहा, देखो योगात्मक अभिक्रिया में क्या था, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो योगात्मक अभिक्रिया है। और वियोजन क्रिया कौन सी है? हमने कहा जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह चूंकि इसे गर्म किया तो ये इसको हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ये कौन सी है? ऊष्मीय वियोजन। गर्म किया हमने तो ये ऊष्मीय वियोजन कहलाएगी, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है ना। और वियोजन अभिक्रिया है तो प्रकार है उसके, तो हमने कहा देखो ये हमने गर्म करके किया है तो इसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक, ये कौन सी है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। अब ऐसे ही हमने कहा ऊष्मीय अपघटन, इनको अपघटनीय क्रियाएं भी कहते हैं, इन्हें अपघटनीय क्रियाएं भी कहते हैं। वियोजन या हमने कहा देखो अपघटनीय क्रियाएं भी कहलाती हैं। अपघटनीय क्रिया माने इसमें पदार्थ क्या होता है? अपघटित होता है। तो अब जैसे हमने लिखा पोटेशियम क्लोराइड KClO3, अब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या बना? हमने कहा देखो KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनेगी O2। अब बैलेंस करेंगे इसे, या K1 का यानी कि Cl यहाँ एक है, ऑक्सीजन 2 या 3, तो हमने कहा यहाँ पर ये यहाँ हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा आगे, और यहाँ 3 का गुणा करने पड़ेगा। अब 3 और 6 वो 6 हो गया, और 2 3 6 ये हो गया, ऑक्सीजन बराबर है, लेकिन KCl बराबर नहीं हुआ, यहाँ भी लिख दिया हमने 2 KCl समान हो गया। तो हमने कहा ये ऊष्मीय अपघटन, इनको ऊष्मीय अपघटन क्रिया या ऊष्मीय वियोजन क्रिया कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा हमारे, इनको वियोजन क्रिया कहते हैं या ऊष्मीय अपघटन क्रिया कहते हैं। इसके अलावा आगे है जैसे लेड नाइट्रेट बनेगा, लेड नाइट्रेट ये लिख दिया, चलो ध्यान, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट हो गया। हमने कहा ये यहाँ पर अपघटित होगा तो ये क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा, बनेगा। तो यहाँ पर ये लेड ऑक्साइड बनेगा PbO प्लस, ये PbO बना प्लस NO2 बना, ठीक है, PbO NO2 और प्लस O2, ये बना PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये बना। अब बैलेंस कर लो, ठीक है ना। तो हमने कहा देखो Pb यहाँ पर एक है, ये O कितना है? 2 3 6, 6 O है, यहाँ पर 2 और 2 4, और यहाँ पर सिंगल O है। तो ये हमने कहा ये संतुलित नहीं है, और संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें देखिए यहाँ में 6 यहाँ पर करना है, 2 3 6 6 O है, और यहाँ पर O सिंगल है। अगर हम यहाँ पर 2 PbO कर दें तो यहाँ 2 PbO3 का होल ट्वाइस करना पड़ेगा। फिर अब हमने कहा n कितने हुए? ये देखिए n 2 का मल्टीप्लाई किया 2n हो गया, 2 माइनस हो रहा है, तो 2 या 4 4n2।
हमें यहाँ पर 4NO2 लिखना है, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया 4NO2। अब देखें, ये देखिए यहाँ पर N 2 2 2 4 है बराबर 2 3 6 6 2 12 हो। अब देखा 4 2 8 8 10 और 2 12 हो, वो बराबर हो गया 2 की भी, ये संतुलित हो गया हमारा स्टूडेंट। तो हमने कहा ये क्या है, ये ऊष्मीय विभेदन है, इनको हम ऊष्मीय अपघटनीय क्रिया कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको। और अब हम आगे चलते हैं वियोजन क्रियाओं का, जैसे पोटेशियम क्लोराइड का हमने बता दिया आपको, ये इस तरह से क्रिया होती है। अब आती है विस्थापन क्रिया। अब विस्थापन क्रिया कौन सी है, देखिए विस्थापन क्रियाओं के बारे में बताएंगे। नंबर आपने अभी ये देख लिया, इसमें वियोजन क्रियाओं के बारे में, और अब आता है विस्थापन क्रिया, ठीक है। विस्थापन क्रिया नंबर 3, ये हमने अभी 2 पढ़े, और ये नंबर 3 है विस्थापन क्रिया। विस्थापन क्रिया कौन सी है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, इनको देखते हैं विस्थापन क्रियाओं को। विस्थापन क्रिया कौन सी, तो जैसे हमने कहा, हमने जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं वो आपस में क्रिया करते हैं, तो उनमें एक या तो पदार्थों के अणुओं में जो भिन्न आयन हैं या परमाणुओं के समूह हैं वो विस्थापित हो जाते हैं। तो हमने कहा ये विस्थापित होते हैं। एक बार देख लें, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पर इसको हम देखेंगे। सोडियम ये लिखा इस तरह से, सोडियम सल्फेट का विलय लिया Na2SO4 ये लिखा प्लस BaCl2, बेरियम क्लोराइड ये लिया, और यदि क्रिया बनाते हैं, अब क्रिया में क्या बनेगा, तो हमने कहा देखो ये बहुत सरल तरीका है। इधर ये देखो, इधर इधर ये देखो, हमने कहा ये BaSO4, देखिए जो यहाँ पहले आया है वो यहाँ पहले लिखा जाएगा, जो बाद में लिखा जाएगा। तो हमने लिखा BaSO4 बेरियम सल्फेट बना, प्लस ये बाहर के NaCl, हमने NaCl लिख दिया, ये NaCl। अब Na2 है, Cl2 है, यहाँ 2 लिख दिए। तो हमने कहा ये विस्थापन क्रिया कहलाती है, जिनमें जो 2 पदार्थ हैं जो आपस में क्रिया करते हैं, तो उनकी जो मध्य परमाणुओं के ग्रुप है या अणुओं के समूह है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, आपस में अदला बदली करते हैं। तो हमने कहा ये विस्थापन क्रिया है, ये विस्थापन क्रिया कहलाती है। ऐसे ही और देखते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे जैसे मैंने लिखा अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिखते हैं NaOH, ठीक, और ये NaOH प्लस HCl ये लिखा। तो ये बनेगा क्या, बनेगा देखो ये H और OH लिखा, ये पानी बनाएगा, बाहर का Na और Cl, तो ये NaCl बन गया, NaCl प्लस H2 ये पानी बनेगा। देखिए ये क्षार, ये बनेगा क्षार, और ये अम्ल है, अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण, ये बनेगा लवण, और पानी बनता है, लवण और पानी बन गया। तो ये क्रिया एक और प्रकार है इसका, वैसे तो विस्थापन क्रिया है कि अंदर के भाग चेंज हुए, इसमें H2 बना लिया, Na और Cl के NaCl बना लिया, तो सोडियम क्लोराइड बन गया, पानी बन गया। लेकिन इसे हम उदासीनीकरण की क्रिया भी कहते हैं। और उदासीनीकरण ये क्या होता है, हमने कहा जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनाते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ये विस्थापन क्रिया भी है और इसको हम उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। तो ये हमने आपको ये विस्थापन क्रिया है और इनको हम द्वि विस्थापन क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये विस्थापन क्रिया है, और इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, इनको ये विस्थापन या द्वि विस्थापन क्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण ये कहते हैं। इसके बाद आता है उपचय और अपचय, ये क्रियाओं के बारे में ये देख लेंगे भी। देखिए विस्थापन क्रिया क्या है, विस्थापन क्रिया है जिसमें हमने कहा कोई जब एक तत्व है किसी दूसरे यौगिक से मिलता है तो वह दूसरे मतलब परमाणुओं के ग्रुप को या परमाणु को या तत्व को हटा देता है और स्वयं विस्थापित हो जाता है। जैसे हमने कहा Zn प्लस ये
H2SO4, या इसको मैं लिखा H2SO4, ये इस तरह से इसको देख लीजिए। तो हमने कहा देखो ZnSO4, ये हाइड्रोजन की जगह पर ये लग गया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया, तो ये विस्थापन क्रिया है। ऐसे हम देखते हैं Fe+CuSO4, ये लिखा हमने Fe+CuSO4, और इसमें क्या होगा, Fe कॉपर के परमाणुओं को विस्थापित करता, हटा देता है, तो इसको हमने कहा ये FeSO4, ये बन गया, और प्लस Cu, ये कॉपर के परमाणुओं को हटा दिया, तो हमने कहा ये क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है, ये विस्थापन क्रिया। माने जब किसी तत्व के जो परमाणु है वह किसी यौगिक के परमाणुओं को हटा देते हैं और उस स्थान पर स्वयं लग जाते हैं, स्वयं विस्थापित हो जाते हैं, मतलब स्वयं वहाँ पर स्थापित होते हैं और दूसरे तत्व को विस्थापित कर देते हैं, दूसरे तत्व के जो परमाणु है हटा देते हैं, तो इसको हमने विस्थापन क्रिया कहा। तो इसको विस्थापन है, विस्थापन क्रिया। और चौथी है द्वय विस्थापन। तो अभी हम द्वय विस्थापन हमने पहले कहा था, द्वय विस्थापन। और द्वय विस्थापन क्या है, अभी आपने विस्थापन क्रिया हमने भी बताई आपको। अब द्वय विस्थापन ये क्या, देखिए अब जैसे मेरे कहा द्वय विस्थापन क्रिया ये क्या होती है। अब जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO3 और प्लस BaCN2 बेरियम क्लोराइड, ये मिला दिया। अब हमने मिला दिया तो हम देखते हैं जो अंदर का भाग है ये आपस में मिल जाएगा और बाहर वाला मिलेगा, तो हमें कहा बनेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस BaNO3 बेरियम नाइट्रेट, ये बन गया बेरियम नाइट्रेट BaNO3 का होल ट्वाइस, ये बन। अब बैलेंस करिए, तो यहाँ पर हमने यहाँ 2AgNO3 करना पड़ेगा और 2AgNO3 करेंगे, यहाँ पर 2AgCl हो जाएगा, Cl2 या Cl2 हो गया, BaNO3 का होल ट्वाइस। और इस तरह से ये हमने कहा NO3 और Ba ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, आपस में ये इंटरचेंज होते हैं, बदल जाते हैं, तो हमने इसको द्वय विस्थापन क्रिया कहा है, क्योंकि इसमें दो यौगिक भाग लेते हैं और दो यौगिक जो परमाणुओं का ग्रुप है, परमाणुओं का समूह है, वो आपस में अदला बदली करता है, इंटरचेंज करता है, तो इसको द्वय विस्थापन क्रिया कहते हैं। और अभी जैसे हमने कहा थोड़ी देर पहले, अभी एक और रिएक्शन जैसे था Na2SO4 प्लस ये मैंने दिया मान लो Na2SO4 प्लस BaCl2, ये हमने लिख दिया। और ये हमने कहा क्रिया करेंगे तो ये अंदर का BaSO4 यहाँ बन जाएगा बेरियम सल्फेट, जो पहले आया है पहले बनेगा, यहाँ पर Ba पहले आया तो B पहले लगेगा, SO4 बाद में बाद में लग गया, प्लस NaCl यहाँ प्लस NaCl, तो ये द्वि विस्थापन क्रिया कहलाएगी। कौन सी है, द्वि विस्थापन। अब इनको यहाँ BaCl2 है, BaCl2 है तो Cl आया, यहाँ Na2 है, यहाँ पर 2NaCl हो जाएगा। तो इस तरह Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इस तरह से द्वि विस्थापन क्रिया है।